मैं जितेंद्र गहलोत, कक्षा 9वीं, भाग 2, पाठ 1, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण पर किए जाने वाले प्रयोग। आज हम कुछ प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हमें पदार्थों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन होगा। जैसे प्रयोग 1 व 2 हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। प्रयोग 3 या क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री सुगंधित अगरबत्ती। आपको एक सुगंधित अगरबत्ती लेने की आवश्यकता है और इसे आप कमरे के किसी कोने में सुगंधित अगरबत्ती को जलाने पर देखेंगे कि उसकी खुशबू आपके पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाती है। अर्थात जहां आपने एक छोटे से कमरे में किसी कॉर्नर में जब अगरबत्ती जलाई तो उस अगरबत्ती से निकलने वाली वो सुगंधित धुआं, उसके जो कण थे वो कण धीरे धीरे आपके पूरे घर में गति करते हुए पहुंच गए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसके कण आपके पूरे घर में धीरे धीरे फैल चुके हैं। तो ये सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। तो फैलने का ये क्रम ये बताता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। वहीं आवश्यक में जैसे आप देख सकते हैं एक तांबे की घंटी या हथौड़ा। क्रियाकलाप में जैसे आपके विद्यालय में भी एक घंटी लगी होगी और जब समय के अनुरूप उस घंटी पर, तांबे की घंटी पर हथौड़े से चोट की जाती है तो उस घंटी पर बहुत से कंपन महसूस होते हैं और जब आप उसे स्पर्श करते हैं तो आप उस कंपन को महसूस कर सकते हैं और यही कंपन बताते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन एक गति इतनी धीमे होती है कि हमें महसूस नहीं हो पाती। ऐसा एक और प्रयोग के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि जब हम घर में कोई काम कर रहे होते हैं और हमारे हाथों से कोई बर्तन गिर जाता है तो बर्तन बहुत ही तेज़ से आवाज़ करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे स्पर्श करते हैं और उसके कंपन बंद हो जाते हैं, ध्वनि तुरंत ही बंद हो जाती है। तो ये भी एक प्रयोग हो सकता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थ के कण गति करते हैं। अब अगला प्रयोग, जिसके अंतर्गत आपको जल से भरे 2 गिलास लेना है और शहद व स्याही दोनों को सम्मिलित करना है। तो आप देखेंगे कि मैंने पहले गिलास में शहद मिलाया। इस गिलास में जब शहद मिलाया गया तो शहद पानी के ऊपर हल्के हल्के में तैर रहा था, अर्थात वो पानी में फैल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे गिलास में स्याही को मिलाया तो देखा कि धीरे धीरे स्याही पूरे गिलास में फैल गई। अर्थात इन दोनों प्रयोगों से ये पता चला कि पदार्थ के जो कण हैं वो सभी एक ही गति से, अर्थात एक ही वेग से नहीं फैलते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विसरण की गति, अर्थात उनमें गतिशीलता, विसरण यानी फैलना या गति करना एक समान नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ की गतिशीलता अलग अलग होती है, अर्थात उनके विसरण का समय एक समान नहीं होता। जैसे आपने इन दोनों प्रयोगों में देखा कि शहद पूरे गिलास में फैल नहीं पाया, लेकिन स्याही पूरे गिलास में फैल गई। अब अगले प्रयोग में हम देखते हैं कि हमने एक ठंडे पानी की गिलास ली और एक गर्म पानी की गिलास ली तथा एक स्याही की दवा से दोनों के अंतर्गत कुछ मात्रा में स्याही मिला दी। हमने देखा कि जो ठंडा पानी था उस ठंडे पानी में स्याही बहुत धीमे गति से धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन वहीं दूसरे गर्म पानी में स्याही बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ठंडे पानी में स्याही कम फैलती है और गर्म पानी में तेज़ी से फैलती है। तो इस प्रयोग से ये हमें पता चला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसा कि हमने पहले प्रयोग में पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और प्रत्येक पदार्थ की गति समान नहीं होती। वहीं हम इस प्रयोग में ये सीखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ की गति उसमें पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसके तापमान पर भी निर्भर
करती है। जैसे जैसे पदार्थ का तापमान बढ़ेगा उसकी गति का वेग अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अर्थात उसकी गतिशीलता बढ़ेगी। तो हम इस प्रयोग से ही सीखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं तथा उसमें गति गर्म पानी में अर्थात जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पदार्थ की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने का कार्य भी होता है। अगला प्रयोग, नल से बहते हुए पानी। यदि आप ध्यान से देखें कि जब नल से पानी बह रहा होता है उस पानी की एक एक बूंद दूसरी बूंद को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा जब पानी गिरता है तो पानी एक ही स्पीड से नीचे नहीं यदि आपने पानी को बहुत ही धीमे कर रखा है, बहुत ही कम स्पीड में, तो आप उसकी बूंद बनते हुए ध्यान से देखेंगे तो उसकी एक बूंद गिरने में दूसरी बूंद गिरने में वो बहुत ही अपने ऊपर की ओर आकर्षित होती है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि पानी की एक बूंद दूसरी बूंद को अपनी ओर आकर्षित करती है। हाँ, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खिंचाव उत्पन्न करती है, वहीं आकर्षण बल उसे ऊपर की ओर खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण वह धीरे धीरे जब पानी की बूंद बड़ी हो जाती है तो वो नीचे गिरती है, लेकिन जब तक पानी की बूंद छोटी होती है वो नीचे नहीं गिरती है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के प्रत्येक कण ये अणु परमाणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार यदि हम उस पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करें, यदि आप पानी को थोड़ा सा फुल कर दें और उसके बीच में अंगुली डाल देंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके हाथों के दोनों तरफ से धाराएं बहनी शुरू हो जाएगी, लेकिन दोनों तरफ से बहने वाली धाराएं आपके अंगुली के नीचे से वापस दोनों इकट्ठी होकर वापस एक साथ गिरती है। अर्थात क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी है। इसका मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को भी आकर्षित करते हैं। तो इस प्रयोग से हमने सीखा कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड का अर्थ है जो रबड़ आप खींचने या किसी वस्तु को बांधने में काम में ले सकते हैं और प्रत्येक पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास किया जाता है। हम सभी के ऊपर हथौड़ा मारते हैं, फिर उसे काट देते हैं और उसे खींचते भी हैं। तो और हम इसे भंगुर करने का अर्थात उसे छोटे छोटे चूर्ण के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो इन्हें एक साथ रखता है, अर्थात ये आसानी से नहीं टूटते हैं, इनके कण आसानी से भंगुर नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि लोहे की कील को हथौड़े की चोट बहुत ज़्यादा मारने पर भी वह चूर चूर अर्थात भंगुर नहीं हुई, अर्थात उसके कण बहुत अधिक तेज़ी से आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं चौक के टुकड़े पर एक हथौड़े की वार से ही वो भंगुर हो गई, अर्थात उसके आकर्षण बल कमज़ोर था। वहीं एक रबड़ बैंड को तोड़ने पर वो टूटा नहीं, लेकिन जब खींचने पर उसका आकर्षण बल खींचने पर टूट गया। हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो इन्हें एक साथ रखता है और इस प्रकार यह आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यानी पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है और ये आकर्षण बल इन पदार्थों को एक साथ जोड़ने में सहायता करता है। इस प्रकार हमने कुछ गुणों का अध्ययन किया। वहीं एक क्रियाकलाप में हमें 3 सिरिंज लेनी है जिसके साथ रबड़ कॉक यानी इसे यहाँ पर बांधने या इसे बंद करने के लिए जो हमें एक आवश्यकता होती है रबड़ कॉक, जिससे इस सिरिंज का मुंह बंद किया जा सकता है, और उसके साथ चौक, जल व हवा। हम तीनों पिस्टन में से बारी बारी इनका उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम पिस्टन को बांधकर उसके अंदर पूर्ण रूप से तीनों पिस्टन में से सभी सिरिंज के पिस्टन को हटाकर, पिस्टन यानी पीछे वाला जो भाग होता है इसको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद पहली सिरिंज में चौक तो हवा, वहीं पहली सिरिंज में हवा, दूसरी सिरिंज में जल और तीसरी सिरिंज में चौक के टुकड़े भर देते हैं।
और सभी में ये पिस्टन पुनः लगा दिया जाता है और पिस्टन लगाने के बाद अब इनको दबाया जाता है। दबाने पर हम देखते हैं जिसमें चॉक भरी हुई थी वह पिस्टन दबाने पर भी दब नहीं रहा है, लेकिन जिसमें जल भरा था वो पिस्टन कुछ प्रतिशत तक दबाव महसूस करता है और उसके बाद वो पुनः दबाव महसूस करना बंद कर देता है। लेकिन जिस पिस्टन में हमने गैस भरी थी अर्थात हवा भरी थी, उस पिस्टन को अत्यधिक कंप्रेसित अर्थात अत्यधिक संपीड़ित या दबाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है। अतः पिस्टन्स को सीरीज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश की गई। तो हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता अर्थात दबाव सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आज का गृह कार्य, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। प्रश्न 3, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि गैस को द्रव की तुलना में अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। धन्यवाद।